देखने में ये एक आम सी कैनिंग फैक्ट्री लगती है, लेकिन यहाँ का नियम है कि सिर्फ औरतें ही काम कर सकती हैं। यहाँ तक कि उन्हें काम के दौरान बिना कपड़ों के रहना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद औरतें यहाँ काम पाने के लिए बेताब रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर से तो ये एक कैनिंग फैक्ट्री है, लेकिन असल में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का धंधा होता है। हर एक मामूली से कैन में पूरे 2 किलो कोकीन छिपी होती है। अगर वे इस माल को सही सलामत इटली पहुंचा दें तो उन्हें 20 करोड़ यूरो से ज्यादा का मुनाफा होगा। लेकिन माल भेजने से ठीक पहले उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। इटली के खरीदारों को जो माल चाहिए था वो तैयार है, लेकिन उन्हें अभी तक खरीदार से एडवांस पैसे नहीं मिले हैं। गोदाम में माल पहाड़ की तरह जमा हो गया है। अगर इसे जल्दी नहीं निकाला गया तो पुलिस की नजर में आना सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके फोन मैक्सिकन स्पेशल फोर्स सुन रही है। कैमोफ्लाज पहने कुछ सैनिक अपनी सांसें थामे मैनेजर की बातें सुन रहे हैं। उनके कमांडर का प्लान था कि जब मैनेजर माल बाहर निकालेगा तब उन सबको एक साथ पकड़ लेंगे। लेकिन तभी मैनेजर अपने फोन पर एक मैसेज देखता है और घबरा जाता है। इसके बाद वो अपना फोन सड़क पर फेंकता है और बाहर खड़ी एक नीली कार की तरफ भागता है। साफ था कि किसी ने मैनेजर को पहले ही खबर कर दी थी, लेकिन इस मिशन के बारे में सिर्फ कार में बैठे चंद लोगों को ही पता था। अभी गद्दार को ढूंढने का वक्त नहीं था, क्योंकि मैनेजर वहां से भाग रहा था। तभी कमांडर अपना प्लान बदलता है और अपनी टीम को उसके पीछे जाने का ऑर्डर देता है। इस चालाक ड्रग डीलर को पकड़ने का यही इकलौता मौका था। कमांडर बस चुपचाप उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मैनेजर अचानक स्पीड बढ़ाकर कार को एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुसा देगा। गाड़ी से उतरने के बाद वो मुड़ता है और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। मैनेजर को लगा कि अगर वो आम लोगों को ढाल बनाएगा तो ये स्पेशल फोर्स वाले गोली चलाने से डरेंगे, लेकिन उसने इस टीम की काबिलियत को कम आंका था। कुछ ही देर में मैनेजर के गुंडों को मार गिराया जाता है, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर इस अफरातफरी का फायदा उठाकर भाग निकलता है। इसके बाद स्पेशल टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक टीम मैनेजर का पीछा करती है और दूसरी टीम वहीं रुक जाती है, क्योंकि जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। एक 7-8 साल की छोटी बच्ची को गोली लग गई थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसकी आंखों में खौफ और दर्द साफ दिख रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैनुअल ने अपने हाथों से उसका खून रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची की सांसें धीरे धीरे उखड़ चौराहे से भागते वक्त मैनेजर को स्पेशल टीम की गाड़ी ने टक्कर मार दी। उन्होंने इस खूंखार ड्रग डीलर को जिंदा पकड़ लिया। टीम के एक मेंबर ने तुरंत आगे बढ़कर चेक किया कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। उसकी फुर्ती देखने लायक थी, क्योंकि वे लोकल पुलिस के आने से पहले उसे वहां से ले जाना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की पुलिस पूरी तरह से ड्रग डीलर्स के साथ मिली हुई थी, और दूसरी वजह ये थी कि मैनुअल के पास ड्रग डीलर से सच उगलवाने का एक खास तरीका था। जुर्म से भरे इस शहर में कानून और नियमों को ये ड्रग डीलर्स अपने जूतों तले कुचल चुके थे। पुलिस की आम पूछताछ का इन जैसे बेरहम लोगों पर कोई असर नहीं होता था। कुछ देर बाद टीम की गाड़ी एक खंडहर के पास रुकती है। उन्होंने इस सुनसान जगह को इसलिए चुना था क्योंकि पूछताछ का ये तरीका बहुत ही खौफनाक था। जिस तरह से उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, उसे देखकर लग रहा था कि स्पेशल टीम के लिए ये रोज का काम है। मैनेजर को बुरी तरह से तहखाने में फेंक दिया गया। टीम के लोगों ने सीढ़ी के नीचे से अपने औजार निकाले और कुछ जवान सीढ़ी से नीचे उतर गए। थोड़ी ही देर में अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। इससे पहले फोन टैपिंग के जरिए मैनुअल को पता चल गया था कि मैनेजर का बॉस किससे मिलने वाला है, लेकिन उसने सही जगह और वक्त नहीं बताया था। अगर इन सारे ड्रग डीलर्स को एक साथ पकड़ना है तो मैनेजर का मुंह खुलवाना बहुत जरूरी था। पता नहीं कितनी देर बीत गई। जब पूछताछ खत्म हुई तो टीम के एक मेंबर ने बाहर आकर कहा कि लोकेशन मिल गई है। इसके बाद मैनुअल अपनी टीम को लेकर उस होटल के बाहर पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो ड्रग डीलर्स की मीटिंग चल रही थी। मैनुअल ने उन्हें एक ही नजर में पहचान लिया। वे वही लेरा ब्रदर्स थे जिनकी उन्हें तलाश थी। साथ में माल सप्लाई करने वाला अमेरिकी नागरिक एमा भी था। लेकिन जब टीम के बाकी लोग अंदर घुसने का प्लान बना रहे थे तब मैनुअल ने चुपके से अपना फोन निकाला। पता नहीं वो स्क्रीन पर क्या टाइप कर रहा था। उसकी घबराई हुई आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन तभी पीटर, तुम डर तो नहीं रहे ना? शुक्र है कि कमांडर को उस पर शक नहीं हुआ। उसके जाते ही मैनुअल ने मैसेज सेंड कर दिया। पास खड़े एक साथी ने ये सब देख लिया था, लेकिन उसने कुछ पूछने के बजाय उसका फोन नीचे छिपाने में उसकी मदद की। मैनुअल के मैसेज भेजते ही होटल के अंदर मौजूद गुंडों ने अपने लोगों को वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी। हमारा एक और रेडियो चैनल है। वे लोग गाड़ियों की तरफ भागेंगे और गाड़ी वही रोकेंगे, लेकिन तुम जल्दी करो, जल्दी चलो। ड्रग डीलर्स उनकी आंखों के सामने से भाग निकले। कमांडर ने तुरंत हमले का ऑर्डर दिया। स्पेशल टीम पोजीशन लेकर तेजी से बिल्डिंग की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी 2 पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। कमांडर तुरंत समझ गया कि ये भ्रष्ट पुलिस वाले ड्रग माफियाओं को बचाने आए हैं। उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि इन भ्रष्ट पुलिस वालों को भी दुश्मन मानकर गोलियां चलाओ। इसी बीच टीम का दूसरा हिस्सा चुपके से होटल के अंदर घुस गया। कमांडर ने फुल एक्शन मोड का ऑर्डर दिया। आखिरकार ये बेहतरीन ट्रेनिंग और हथियारों वाली स्पेशल फोर्स थी। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी, लेकिन दुश्मनों की गिनती बहुत ज्यादा थी। उनके और भी गार्ड सामने आ गए। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। लेरा ब्रदर्स अपने गार्ड्स की आड़ में होटल से बाहर निकलने ही वाले थे। तभी टीम के मेंबर बेनी ने लेरा पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था उसी वक्त मैनुअल ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया। इससे उसकी गोली का निशाना चूक गया और गोली वहां मौजूद एक दलाल को लग गई। बेनी के सवाल करने पर मैनुअल एकदम चुप रहा। वो बस खाली नजरों से गोलियों की इस बौछार को देखता रहा। इसी पल से मैनुअल धीरे धीरे एक क्रिमिनल मशीन बन जाएगा और आगे चलकर वो मेक्सिको के ड्रग्स साम्राज्य का नया बॉस बनेगा। उधर इमा ने तुरंत फुर्ती दिखाई और गोलियों के बीच दौड़कर अपने पिता को गाड़ी में बैठाया। आखिर में भ्रष्ट पुलिस वालों की मदद से सारे ड्रग माफिया वहां से आसानी से भाग निकले। स्पेशल टीम के जवानों ने होटल से बाहर निकलकर उनका पीछा किया। उन्हें पकड़ने वाले थे। एक पुलिस की गाड़ी जानबूझकर सामने आ गई और उनका रास्ता रोक लिया। साफ था कि मेक्सिको की पूरी पुलिस ड्रग माफियाओं से मिल चुकी थी। उनका मकसद सिर्फ इनका वक्त बर्बाद करना था। कमांडर गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन वो
वो भी खुलेआम पुलिस वालों से नहीं भिड़ सकता था। जब टीम वापस से सामने वाली गाड़ी का पीछा करने लगी तो वहाँ गाड़ी में उन्हें सिर्फ 2 मरे हुए गार्ड्स मिले। लेरा ब्रदर्स वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। एक बार फिर से उनका ये मिशन फेल हो गया था, लेकिन उन्हें खाली हाथ भी नहीं लौटना पड़ा। गार्ड की लाश को चेक करते वक्त मैनुअल को एक बटुआ मिला। लालच में आकर मैनुअल ने चुपके से उस बटुए को अपनी जेब में रख लिया। बार बार मिशन फेल होने की वजह से एंटी ड्रग्स टीम का कर्नल आगब बुला हो गया था। उसे समझ आ गया था कि टीम में कोई गद्दार छिपा है। कर्नल ने तुरंत गद्दार को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद साथी मैनुअल को दे दी। लेकिन कर्नल को ये अंदाजा भी नहीं था कि मैनुअल ही वो गद्दार है। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता और ना ही किसी और पर, लेकिन मुझे किसी ना किसी पर तो यकीन करना होगा। वे सब मेरे भाई हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं अपनी टीम में ऐसे किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर्नल की इन बातों ने मैनुअल को भी अलर्ट कर दिया था। उसकी सच्चाई का पता चलना सिर्फ वक्त की बात थी, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा था कि वो खुद कोई कदम उठाए। अगर उसे इस वर्दी का फायदा उठाकर और पैसे कमाने थे तो उसे जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा। इसके लिए मैनुअल तुरंत ड्रग्स माफिया लेरा ब्रदर्स के आदमियों से मिलता है। इससे पहले कि वो उन्हें अपनी बात बताता, विंसेंट ने उसे एक नया काम सौंप दिया। लेरा ब्रदर्स की एक मालगाड़ी कुछ ही दिनों में टनों कोकीन लेकर मेक्सिको से इटली जाने वाली थी। विंसेंट ने मैनुअल को ऑर्डर दिया कि वो किसी भी हाल में माल की सुरक्षा पक्की करे और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैनुअल ने भी बिना सोचे हाँ कर दी। इसका मतलब था कि उसे एक बार फिर से मोटे पैसे छापने का मौका मिल गया था। साथ ही वो ड्रग माफियाओं का भरोसा भी जीत सकता था। लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी भी एक शर्त रख दी। ये सब कहने के बाद मैनुअल तुरंत गाड़ी से उतर गया। उसे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ 2 ड्रग डीलर्स को मारने से कर्नल का शक पूरी तरह दूर नहीं होगा। उसे अंदर के ही किसी इंसान को बलि का बकरा बनाना होगा और नया मेंबर बेनी इसके लिए एकदम सही था, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जब मैनुअल ने ड्रग डीलर से मिला घूस का पैसा अपनी टीम में बांटा था तो सिर्फ बेनी नहीं, वो पैसे लेने से साफ मना कर दिया था। बेनी की इस ईमानदारी से मैनुअल बहुत चिढ़ गया था। इस करप्ट टीम में उसूलों की कोई जगह नहीं थी। मैनुअल को उसी वक्त समझ आ गया था कि बेनी आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसलिए वो उसे फंसाने के लिए सबसे परफेक्ट शिकार था। उसी रात विंसेंट अपने 2 आदमियों को लेकर आया। उन बेचारों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। मैनुअल उन्हें एक स्लम एरिया के क्लब में ले गया जहां बेनी मजे कर रहा था। प्लान में कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए मैनुअल ने पहले से ही अपनी स्पेशल टीम के कुछ लड़कों को आसपास छिपा रखा था। बेनी को देखते ही मैनुअल ने उन दोनों आदमियों को अलग अलग होने का इशारा किया। तभी बेनी की नजर भी अपनी तरफ आते मैनुअल पर पड़ी। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ लग गई और वही बेनी का काम तमाम कर दिया गया। बाकी टीम मेंबर्स तुरंत लाश को ठिकाने लगाने आगे आए। बेनी जब भी किसी को मारता था तो ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता था, जैसे इससे उसके सारे पाप धुल जाएंगे। आखिरकार मैनुअल ने तीनों लाशों को एक पुल पर ले जाकर टांग दिया और उनके गले में गद्दार लिखा एक बोर्ड लटका दिया। लोहे की चेन से लाशों को रेलिंग से बांध दिया गया। वहाँ के ड्रग माफिया गद्दारों के साथ ऐसा ही करते थे। मीडिया में भी तुरंत ये खबर फैल गई कि स्पेशल फोर्स के जवान की लाश ड्रग डीलर्स के साथ लटकी मिली है। इसका साफ मतलब था कि वो जवान उनसे मिला हुआ था। इस खबर के बाद कर्नल का मैनुअल पर से शक पूरी तरह दूर हो गया। ना जाने जब कर्नल को सच पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। टीम के बाकी लोगों ने चुपचाप मैनुअल की तरफ देखा। शक का ये सारा ड्रामा अब खत्म होता नजर आ रहा था। मैनुअल ने अभी चैन की सांस ली थी कि कर्नल अचानक वापस आ गया। पता चला कि दूसरी स्पेशल टीम ने ड्रग माफिया के एक आदमी को पकड़ लिया है। जब मैनुअल ने उसका चेहरा देखा तो उसके पसीने छूट गए। ये वही विंसेंट था जिससे वो कुछ ही देर पहले मिला था। रूल्स के हिसाब से सिर्फ कर्नल को ही अंदर जाकर पूछताछ करने की परमिशन थी। जब तक दरवाजा बंद नहीं हुआ मैनुअल की घबराहट कम नहीं हुई। उसे पता था कि कर्नल कितनी बेरमी से टॉर्चर करता है। अगर विंसेंट ने उसका राज उगल दिया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। कमरे से आ रही विंसेंट की चीखें सुनकर मैनुअल की धड़कनें और तेज हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद कर्नल धीरे से बाहर आया। आखिरकार विंसेंट टॉर्चर नहीं सह पाया और उसने उगल दिया कि आज रात लाइना ब्रदर्स मैक्सिको से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बाहर भेजने वाले हैं। लेकिन शुक्र है उसने मैनुअल का राज किसी को नहीं बताया। पर इस बात ने मैनुअल को एक बड़ा ड्रग माफिया बनने के रास्ते पर धकेल दिया था। उसी रात गद्दारों की वो पूरी स्पेशल टीम पोर्ट पर इकट्ठा हो गई। मैनुअल की बात सुनकर सबको सब कुछ समझ आ गया था। उनकी ये स्पेशल टीम इस बार ड्रग माफिया को पकड़ने नहीं बल्कि कर्नल से उसे बचाने जा रही थी। जल्द ही उन्हें मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो कार्गो शिप मिल गई जो इटली जा रही थी। उन्हें कंटेनर्स के अंदर चिली कैंस का एक बड़ा जखीरा मिला जिसमें लाइना ब्रदर्स की कोकीन भरी हुई थी। ये देखकर कर्नल खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि ये एक और बड़ी कामयाबी उसके हाथ लग गई है। तभी उसकी नजर मैनुअल पर पड़ी जो उसे बहुत ही अजीब और खतरनाक नजरों से घूर रहा था। तब जाकर कर्नल को समझ आया कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी ही असली पूछकर हवा में कई फायर किए ताकि ऐसा लगे कि यहाँ बहुत भारी गोलीबारी हुई है। इसके तुरंत बाद उसने वॉकी टॉकी से हेडक्वार्टर से बैकअप मांगा। ये सब करने के बाद वो आराम से कर्नल की लाश को घसीटता हुआ डेक पर ले आया। जाने से पहले मैनुअल कार्गो के इंचार्ज से भी मिला और इस तरह कर्नल और 2 दूसरे जवानों की लाशों को हेलीकॉप्टर से वापस बेस पर लाया गया। लैंडिंग के बाद पायलट अभी पूछने ही वाला था कि मैनुअल आखिर क्या हुआ था। अब जब इतना सब हो चुका था तो मैनुअल और उसकी गद्दार टीम का स्पेशल फोर्स में टिके रहना नामुमकिन था। लेकिन मैनुअल के दिमाग में पहले से ही एक प्लान था। चूंकि वो लोग पहले से ही शहर के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के लिए काम कर रहे थे तो अब सबसे सही तरीका यही था कि वो खुलकर सामने आ जाएं और सीधे लाइना ब्रदर्स से हाथ मिला ले। इसलिए उसी रात मैनुअल अपनी टीम को लेकर लाइना कार्टेल के
एक खास आदमी से मिलने पहुंचा ताकि वो उनकी मुलाकात बॉस से करा दे। लेकिन अब जब कोकीन सुरक्षित पोर्ट से बाहर जा चुकी थी और मैनुअल ने इतना बड़ा कांड कर दिया था, तो उस आदमी ने साफ कह दिया कि अब कोई भी मैनुअल जैसी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। पर मैनुअल को पहले ही इसका अंदाजा था, इसलिए उसने बैकअप प्लान तैयार रखा था। उस आदमी को अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आई थी। उसे बेवकूफों की तरह लग रहा था कि उसके गार्ड्स बस आते ही होंगे और मैनुअल की पूरी टीम को खत्म कर देंगे। तुम्हें कैसे पता कि हम अंदर आ गए? तुम्हारे गार्ड्स नहीं तो हमें अंदर भेजा ताकि तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक कर सके। हमने मैक्सिको के सबसे खतरनाक लड़कों को ट्रेनिंग दी है, हम वही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें जिंदा जला देता, तुम्हारे पैरों से शुरुआत करता, जलने के बाद तुम्हारे पैर काट देता, मैं तुम्हें जिंदा रखता और बस शराब पिलाता रहता। अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी ने हार मान ली और मैनुअल की टीम को लाइना ब्रदर्स के मिशन के बाहर ले आया। लेकिन चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितना मैनुअल ने सोचा था। उनके घर में घुसने से पहले ही सबकी बंदूकें ले ली गई और लाइना ब्रदर्स ने भी साफ कह दिया कि वर्दी उतरने के बाद मैनुअल और उसकी टीम उनके किसी काम के नहीं है। उन्हें तो ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें पुलिस और आर्मी के हर मूवमेंट की अंदर की खबर दे सके। ये सुनकर मैनुअल ने बस इतना कहा कि वो जानता है कि लाइना ब्रदर्स होलसेल के बिजनेस में है, रिटेल में नहीं, जहां ज्यादा प्रॉफिट होता है। और वो लोग रिटेल में इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उनके पास इसे संभालने के लिए काफी आदमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रिटेल का मतलब है और ज्यादा पुलिस वालों को घूस देना, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। मैनुअल ने दावा किया कि उसकी टीम के होते हुए लाइना ब्रदर्स को एक पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा और वो तेजी से पूरे मैक्सिको के रिटेल ड्रग मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। उसकी इस बात से बड़ा भाई लाइना काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन मैनुअल का वो घमंड भरा रवैया लाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसी वक्त मैनुअल और उसकी टीम को उनकी औकात दिखाने का फैसला किया और बोला कि उसे 5 में से सिर्फ 4 ही आदमी चाहिए और उस 5वें इंसान को मरना होगा। वो बस उन गद्दार जवानों के साथ एक खौफनाक खेल खेलना चाहता था। ये आदमी सही है, मुझे नहीं पता, तुम ही फैसला करो। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी बात माने, जो वफादार हो। हाँ, वफादार आदमी, लेकिन हमारे साथ। बेवकूफ, चलो भी, हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। बेवकूफ, गोली चलाओ, हम यहाँ काम मांगने आए हैं। हालांकि लैला के भाई के इशारे पर यह झगड़ा कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन मैनुअल और लैला की इसी पल दुश्मनी शुरू हो गई। नफरत से भरे इस टकराव में उन दोनों ने एक कमजोर सा समझौता कर लिया और इसी ने आगे चलकर उनके बीच होने वाले बड़े विवाद की नींव रख दी। फायदे के लिए किए गए इस समझौते में कोई भरोसा नहीं था, न कोई भावना थी, न कोई दोस्ती, बस एक दूसरे को धोखा देने की चालें थी। उनका भविष्य पहले से ही तय था, जिसमें दोनों का बर्बाद होना पक्का था। ये छोटी और मामूली सी दिखने वाली वर्कशॉप सबको साल का लाखों रुपए कमा कर दे रही थी, क्योंकि वे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग्स का धंधा करते थे। बस तैयार माल को मिट्टी से भरे ट्रकों में छिपाना होता था और वो बिना किसी की नजर में आए मैक्सिको की सड़कों तक पहुंच जाता था। हालांकि इस तरीके से वे पुलिस की आंखों में तो धूल झोंक सकते थे, लेकिन कमांडोज की एक टीम से नहीं बच सकते थे, क्योंकि मैनुअल और उसकी स्पेशल टीम हाल ही में लैला ब्रदर्स के ड्रग्स कार्टेल में शामिल हुई थी। अपने आप को साबित करने और अपना रुतबा बनाने की जल्दी में उन्होंने अपना पहला निशाना गलियों में छिपे छोटे ड्रग्स डीलरों के ठिकानों को बनाया। हालांकि उस इलाके के बॉस पीटर को उसके आदमियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसने इस बात को हल्के में लिया। लेकिन जल्द ही उसे अपने इस घमंड की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रात पीटर के एक आदमी पर माल पहुंचाने के दौरान मैनुअल की टीम ने हमला कर दिया। अच्छी बात यह थी कि सालों से रात में माल सप्लाई करने के अनुभव के कारण उसे तुरंत खतरे का एहसास हो गया। आसपास के रास्तों की अच्छी जानकारी होने की वजह से वो तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो बच गया है और अपने अड्डे पर साथियों को खबर करने पहुंचा, उसे अंदाजा नहीं था कि मैनुअल और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही उसके साथियों ने दरवाजा खोला, अपनी भारी ताकत के दम पर स्पेशल टीम ने तुरंत वहां मौजूद सभी ड्रग्स डीलरों को काबू में कर लिया। हालांकि इस बार मैनुअल का मकसद इस अड्डे को तबाह करना नहीं था, उसका मुख्य मकसद था दूसरों में खौफ पैदा करना। हमला करने से पहले उसने जानबूझकर अपना चेहरा ढका और अपने आदमियों से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करवाया। इसे बाकी सभी छोटे डीलरों को भेजा गया ताकि उन्हें चेतावनी मिल सके कि इस इलाके का असली बॉस कौन है। अब से सारा माल सिर्फ उन्हीं के नेटवर्क से जाएगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब कहने के बाद मैनुअल घूमा और उसने एक भारी हथौड़ा उठाया, अपनी मौत को गले लगा। उसकी ये खौफनाक चाल सच में काम कर गई। जो छोटे डीलर पहले बहुत उड़ रहे थे, उन्होंने मैनुअल के सामने घुटने टेक दिए। उसकी स्पेशल टीम ने बहुत जल्द इलाके के ज्यादातर ड्रग्स के धंधे पर कब्जा कर लिया। उनके इस जबरदस्त काम की वजह से लैला ब्रदर्स उनसे बहुत खुश हुए। लैला ने उन्हें इनाम के तौर पर बहुत सारा पैसा भी दिया। मैनुअल हमेशा से उन भाइयों के लिए बहुत वफादार रहा है जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे, इसलिए पैसा मिलते ही उसने सबसे पहले उसे अपनी टीम में बांट दिया। लेकिन लैला ब्रदर्स को इतना पैसा लुटाते देख मैनुअल के दिमाग में भी कुछ बड़े ख्याल आने लगे। हालांकि अभी पत्ते खोलने का सही समय नहीं था। इलाके के लगभग सभी छोटे ड्रग्स डीलरों को रास्ते से हटाने के बाद मैनुअल को एक अहम बात समझ में आई। पूरे इलाके के ड्रग्स के धंधे पर सिर्फ उन कुछ लोगों के दम पर पूरी तरह से कंट्रोल करना साफ तौर पर उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसका अगला कदम बिल्कुल साफ था, एक ऐसी शानदार कमांडो टीम तैयार करना जो उनकी तरह ही ताकतवर और माहिर हो। इसके लिए मैनुअल ने पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक खाली गोदाम पर कब्जा कर लिया और वहां आर्मी जैसा एक शानदार ट्रेनिंग कैंप बना दिया। यहाँ दिन रात सैकड़ों आवारा और बेकार घूमने वाले लड़कों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। वो यहाँ बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स और वजन उठाकर दौड़ने जैसी हर वो कसरत करते थे जिससे उनकी ताकत बच सके। मैनुअल भी उनके साथ मिलकर इन लड़कों को खुद दिखाता था कि शरीर को कैसे मजबूत बनाना है। साथ ही वो अपने असली जंग के तजुर्बे से उन्हें बंदूकों और लड़ाई की अलग अलग तकनीकों के बारे में सिखाता था। अब वो सिर्फ
आंख बंद करके अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाते थे, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर पूरी रणनीति के साथ फायरिंग करते थे। कैंप में सुबह से लेकर रात तक बिना रुके ट्रेनिंग चलती रहती थी। मैनुअल ने इन गुंडों को बिल्कुल असली कमांडोज की तरह ट्रेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ इस तरह की कड़क और सख्त ट्रेनिंग से ही एक कभी न हारने वाली टीम बनाई जा सकती है। इतनी सख्ती के बावजूद किसी भी लड़के ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। वे सब जानते थे कि अगर उन्होंने इस दर्द को बर्दाश्त कर लिया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। जल्द ही मैनुअल की इस मेहनत का असर दिखने लगा, लेकिन इन आलसी और बिगड़ल गुंडों को सच में एक टीम बनाने के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी काम बाकी था, उनके मन में एक विश्वास पैदा करना। मैनुअल ने किसी धर्म गुरु की तरह इन गुंडों का ब्रेन वॉश किया। उसने न सिर्फ अपनी इस गैंग को ब्रदरहुड जैसा दमदार नाम दिया, बल्कि एक शानदार एंट्री सेरेमनी भी रखी। अपने लीडर के तौर पर मैनुअल ने खुद अपने हाथों से सभी को उनका काम सौंपा और उन्हें हथियार बांटे। मैक्सिको के इतिहास में पहली बार स्पेशल कमांडोज की एक ड्रग कार्टेल टीम तैयार हो चुकी थी। सच तो यह है कि ये किसी फिल्म की झूठी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैक्सिको में वाकई पूरी की पूरी कमांडो टीम के बागी होने के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ साल पहले एक ऐसी ही स्पेशल कमांडो टीम ने सरकार के बर्ताव और फैले हुए भ्रष्टाचार से तंग आकर सेना के पूरे हथियारों के साथ बगावत कर दी थी। वो मैक्सिको के उस समय के सबसे बड़े गल्फ कार्टेल से जा मिले थे। हालांकि आखिर में सरकार ने उन सबको खत्म कर दिया था। अब वापस कहानी पर लौटते हैं। मैनुअल की ब्रदरहुड टीम को पूरी तरह से तैयार होने से पहले अपना आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट पास करना था, खून करना। बहुत सारे लोगों का खून, और वो भी बिल्कुल बेगुनाह आम लोगों का। मैनुअल के इशारे पर वो हथियारों से लैस होकर खुलेआम शहर के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने यात्रियों से भरी एक बस को रुकने पर मजबूर कर दिया। खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत बस को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उनके बिछाए जाल में फंस चुका था। ये टीम पागलों की तरह बस का पीछा करने लगी। बस अभी कुछ ही दूर निकली थी कि उन्होंने अपनी बत्तरबंद गाड़ियों से उसे जबरदस्ती रोक दिया। पीछे आ रहे बाकी लोगों ने तुरंत बस को घेर लिया। वो बिल्कुल असली कमांडोज की तरह मिलकर काम कर रहे थे। कुछ लोग निगरानी रख रहे थे तो कुछ बस के अंदर घुसकर तलाशी ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया और उन्हें एक लाइन में घुटनों के बल बैठने का हुक्म दिया। थोड़ी देर से पहुंचा मैनुअल बिल्कुल शांत था और ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कोई धार्मिक पाठ सुन रहा हो, मानो ऐसा करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इन बेगुनाहों को मारने से पहले मैनुअल को एक बहुत जरूरी काम करना था। उसने अपने आदमियों को फिर से नकाब पहनने और पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड करने को कहा। मैनुअल के ऐसा करने के दो कारण थे। पहला, इन नए ट्रेन किए गए गुंडों की हिम्मत आजमाना, और दूसरा, इस खौफनाक तरीके से वो हर किसी के दिलों में अपनी दहशत बिठाना चाहता था। ये सब करने के बाद मैनुअल अपने आदमियों के साथ वहां से बड़ी शान से निकल गया। अपनी दहशत को और फैलाने के लिए उसने वो वीडियो वहां के न्यूज चैनल को भी भेज दिया। न्यूज में इस खबर के छा जाने के बाद बुरी खबर ये थी कि अब वो सभी की नजर में खूंखार आतंकी बन चुके थे। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि इससे मैनुअल के लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो गया था। अब पूरे मैक्सिको के ड्रग बाजार पर उनका ही कब्जा था। उनके पास इतना कैश आ रहा था कि अगर कई मशीनें सुबह से रात तक पैसे गिने तो भी कम पड़ जाए। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ रही थी, मैनुअल के साथियों को अब लैला ब्रदर्स के इशारों पर नाचना पसंद नहीं आ रहा था। अपनी जान दाव पर लगाकर जो पैसा वो कमा रहे थे, वो सारा का सारा उन्हें सौंपना पड़ रहा था। ऊपर से अब उनके पास अपने आदमी और हथियार भी थे। वो पैसा भी कमा रहे थे तो वो आसानी से लैला ब्रदर्स से अलग होकर अपना खुद का धंधा चला सकते थे। मैनुअल ने ये सब सुना। हालांकि उसने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में बगावत का बीज बोया जा चुका था। बस उसने ये नहीं सोचा था कि ये बीज उसकी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी फूटने वाला था। उस दिन मैनुअल हमेशा की तरह अपने खास आदमियों के साथ सारी कमाई की रकम लैला ब्रदर्स के बंगले पर देने गया था, लेकिन वहां उसके साथ बहुत बुरा और बेरुखी भरा बर्ताव हुआ। हालांकि सिर्फ एक महीने के अंदर ही मैनुअल ने कार्टेल का मुनाफा कई गुना बढ़ा दिया था और वो बार बार ढेर सारा कैश भी उन्हें दे चुका था। लेकिन जब मैनुअल ने इस महीने की अपनी हिस्सेदारी मांगी तो लैला ने न सिर्फ उसे टाल दिया, बल्कि उसे झूठे वादे और बड़े बड़े सपने दिखाने लगा। बस कुछ छोटे मोटे तोहफे हैं जो तुम लोगों को बहुत जल्द मिल जाएंगे, फिक्र मत करो, थोड़ा सब्र रखो, हम तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आएंगे। हालांकि मैनुअल ने सामने से कोई नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन लेरा की इस हरकत ने उसकी हद पार कर दी थी। उसके आदमी ड्रग कार्टेल के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उसका मुख्य कारण पैसा ही है, लेकिन आखिर में उन्हें उनके हिस्से का पैसा नहीं मिलता। हालांकि किसी को वेतन नहीं मिला, फिर भी मैनुअल ने उसी रात अपनी जेब से पैसे खर्च किए और अपने आदमियों को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। लेकिन तभी जब वे मजे से पी रहे थे, उनका सामना लेरा भाइयों से हो गया। वे लोग इतने साल की 3 बोतलें ऑर्डर की और लेरा भाइयों की टेबल पर भिजवा दी और कहा कि बिल वो देगा। मैनुअल इस तरह से उन्हें बताना चाहता था कि अब वो भी उनके बराबर की हैसियत रखता है और उसके लिए ये सब बहुत आसान है। वो चाहता था कि वे ये बात समझे। खैर, लेरा भाई ये समझे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जिस छोटे बॉस ने उन्हें गैंग में शामिल किया था वो मैनुअल और उसके लोगों से पहले ही चिढ़ा हुआ था। उस आदमी की भड़काऊ बातों ने मैनुअल के मन में नफरत की आग लगा दी, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अभी उसकी ताकत लेरा भाइयों से लड़ने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मैनुअल को अपना गुस्सा पीकर रहना पड़ा। हालांकि जैसा कि अक्सर होता है, कुछ गड़बड़ होने ही वाली थी। खाना खाने के बाद वो छोटा बॉस अचानक बेस पर आया और उसने सबको खरीदे गए हथियारों की एक खेप लाने का आदेश दिया। इतने छोटे काम के लिए मैनुअल के जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके भरोसेमंद आदमी राफेल ने ये काम संभाला। हथियार लेने और उनकी अच्छे से जांच करने के बाद राफेल ने उन्हें तय की गई जगह पर पहुंचा दिया। दोनों गुटों के लोग वैसे भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए मिलते ही उनके बीच बहस हो गई। फिर भी दोनों ने खुद पर काबू रखा हुआ था। भले ही बातों से कोई पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन किसी ने कोई हिंसक कदम नहीं उठाया। लेकिन जो बात किसी ने नहीं सोची थी वो ये थी कि छोटे बॉस ने माल चेक करने के बाद जानबूझकर पंगा लेना शुरू कर दिया। उसने एकदम हुक्म चलाते हुए राफेल से कहा कि वो तीनों ट्रकों का माल उतारकर विला में वापस ले जाए और सारा माल बाहर निकाले। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारे इन बेवकूफों से चेक करवा दूंगा। अपनी सारी हिम्मत जुटा लो,
अपनी सारी हिम्मत जुटा लो, इधर आओ और मेरी मदद करो, इन कमीनों को बाहर निकालो। फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कमीनों, अपना क्रेडिट कार्ड निकालो। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? पूरी तरह से ट्रेंड स्पेशल टीम के सामने खुद गोली चलाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। छोटे बॉस को उसके किए की सजा मिल गई, साथ ही उसकी इस बेवकूफी भरी हरकत ने लेरा भाइयों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। खबर मिलते ही मैनुअल तुरंत वहां पहुंचा। अपने साथ सालों तक हर खतरे से लड़ने वाले अपने साथी की मौत देखकर मैनुअल के अंदर सत्ता हथियाने की आग पूरी तरह से भड़क उठी। अगली सुबह उसके सभी आदमी मैनुअल के घर के बाहर इकट्ठे हुए। ये सभी बेहतरीन लड़ाके थे जिन्हें उसने खुद तैयार किया था और वे मैनुअल के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। सब लोग पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और उनका निशाना लेरा भाइयों का विला था। और इस समय लेरा का विला पूरी तरह से सजा हुआ था। वो अपनी बेटी के लिए क्रिसमस की पार्टी रख रहा था। पूरे एस्टेट में नाच गाना और हंसी मजाक चल रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके कितने करीब आ चुकी है। स्नाइपर्स ने अपनी बंदूकें तान ली। मैनुअल के इशारे पर सभी टीमें पूरी रणनीति के साथ चुपचाप विला की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने बहुत सफाई से बाहर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया। मैनुअल का आदेश मिलते ही असली कत्लेआम शुरू हो गया। आगे बढ़ो। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसका नतीजा पहले से ही तय था। मैनुअल के सारे आदमी पूरी तरह से ट्रेंड फौजी थे, जबकि लेरा भाइयों के बॉडीगार्ड सिर्फ अनपढ़ और बेवकूफ लोगों की भीड़ थे। कुछ ही देर में उन्होंने एस्टेट के बाहर मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। खुशी वाली वो पार्टी पलक झपकते ही एक खौफनाक नर्क में बदल गई। जल्द ही मैनुअल ने पूरे एस्टेट पर कब्जा कर लिया। आखिर में उसे दूसरी मंजिल के बेडरूम में लेरा मिल गया, जो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुका था। लेकिन मैनुअल ने उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपने आदमियों से लेरा के परिवार को कमरे से बाहर ले जाने को कहा। ये उसके और लेरा के बीच की आपसी दुश्मनी थी। अपनी जान बचाने के लिए लेरा ने तुरंत कहा कि उसने जो कई टन कोकीन इटली में बेची है, उसका सारा बचा हुआ पैसा, जो कि कई मिलियन डॉलर है, वो मैनुअल को दे देगा ताकि उसकी जान बच सके। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लेरा ने तुरंत अपना फोन निकाला और डील